हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोर मैक्स पे। और आज हम स्टार्टिंग करने वाले हैं आपकी IBO 2, आपकी एमकॉम की इग्नू की सेकंड बुक। IBO 1 को हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनके लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उनका लिंक वहां से ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं IBO 2 में है क्या, शॉर्ट समरी। तो इसमें हमें इंटरनेशनल लेवल पे जब हम मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो टोटल इस बुक में उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है कि आप किस थ्योरी पे मार्केटिंग करें, किस बेस पे अपने प्रोडक्ट को बनाएं, किस तरह उनकी मार्केटिंग की कौन सी स्ट्रेटजी को अपनाएं, मतलब कहाँ पर आप प्राइस को फोकस करें, तो कहाँ पर आप उसको कॉस्ट को, कहाँ पर आप टाइम पे फोकस करें। तो मतलब जितनी भी स्ट्रेटजीज का यूज़ करते हैं हम मार्केटिंग के लिए इंटरनेशनल लेवल पे, उन सारी स्ट्रेटजीज को, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमें इस बुक में बताया गया है। तो आज हम इसकी करेंगे यूनिट 1 इंटरनेशनल मार्केटिंग, जो कि हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि इस पूरी बुक में क्या बताया गया है, क्या स्टेप्स हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी को हम एक शॉर्ट समरी में इस यूनिट के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले मार्केटिंग मार्केटिंग होता क्या है। तो मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। Marketing includes advertising, selling and delivering products to consumer और other business। तो मार्केटिंग का मतलब क्या है कि ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है बेचने के लिए या उन्हें खरीदने के लिए। मतलब आपका, जब आप किसी प्रोडक्शन को कर लेते हैं तो उसे आप बेचने के लिए कुछ एफर्ट्स लगाते हैं, या आप किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, किस चीज़ की कस्टमर्स को वांट है, तो उन सभी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है। तो शॉर्ट में आपने देख लिया, मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटीज अ कंपनी अंडरटेक टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसके अंदर आपकी एडवर्टाइजिंग भी आती है, सेलिंग भी आती है, और डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स टू कंज्यूमर, मतलब आपकी डिलीवरी भी आती है मार्केटिंग के अंदर। तो कुछ एडवांटेजेस हैं मार्केटिंग की कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस में या अपने बिजनेस में मार्केटिंग करते क्यों हैं। तो पहला पॉइंट है इसका जो एडवांटेज का, इट इज द एक्टिविटी डेट सेल्स प्रोडक्ट एंड ब्रिंग रेवेन्यू टू द कंपनी। अब कोई नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, अगर वो पब्लिक को पता ही नहीं है तो उसकी सेल्स नहीं होगी। क्योंकि आप तभी किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तभी किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, जब आपको उसके बारे में पता हो, उसके फीचर्स पता हो। तो वो किस तरह होता है, वो मार्केटिंग के थ्रू होता है। दूसरा पॉइंट है, मार्केटिंग इनेबल्स द consumers to exercise choice and to improve their levels of consumptions। अब जब मार्केटिंग करेंगे हम, तो हर कंपनी, हर प्रोडक्ट अपने अपने फीचर्स के बारे में बताएगा, अपने गुड्स के बारे में बताएगा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा। तो वहाँ पर क्या होता है कि कंज्यूमर के पास बहुत सारी चॉइस हो जाती हैं। उसके पास सेम क्वालिटी के, सेम वर्क के लिए कई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं मार्केट में। तो उसके पास चॉइस होती है कि वो किस प्रोडक्ट को चूज करे या किस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करे अपने कंजप्शन के लिए। थर्ड पॉइंट है, मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम, प्लेस एंड पोजीशन यूटिलिटीज टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग की हेल्प से ही हम किसी चीज को या किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को उसके चाहे टाइम पर, जब कंज्यूमर को नीड है तभी उस चीज को हम उसे प्रोवाइड कर सकते हैं एट ए टाइम। क्योंकि अगर मार्केटिंग नहीं होएगी तो हमें ये भी नहीं पता होगा कि किस कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, किस एरिया में, किस लोकेलिटी में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। लेकिन जब मार्केटिंग करते हैं तो हमें हर चीज़ का आइडिया होता है कि किस लोकेलिटी में किस कंज्यूमर को या किस सोसाइटी के ग्रुप्स को कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और किस टाइम चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इट सिंबलाइज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अब डायरेक्ट बात है, जब आपका बिजनेस ग्रोथ करेगा, जब आप मार्केटिंग करोगे तो आपके पास अर्निंग होगी, अर्निंग होगी तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो कहीं ना कहीं आपकी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रांग बनाएगा वो। तो जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होएगी तो आपकी इकोनॉमी डेवलप भी होएगी। फिफ्थ पॉइंट है, मार्केटिंग ऑफर्स करियर अपॉर्चुनिटीज टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। अब ये तो है नहीं कि मार्केटिंग कोई एक पर्सन अकेले कर सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टीम वर्क की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की नीड्स होती है। तो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मार्केटिंग करती है तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा पर्सन्स की, या कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स की नीड होती है। तो इसके थ्रू क्या होगा, जब वो ह्यूमन रिसोर्स को या एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो एक तरह से वहाँ पर वो करियर की अपॉर्चुनिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं।
मार्केटिंग के थ्रू। तो ये थी कुछ मेन एडवांटेजेस मार्केटिंग की। तब आगे देखते हैं कि मार्केटिंग फिलोसफी क्या होती है, कि मतलब किस तरह हम मार्केटिंग करते हैं, किस बेस पे करते हैं। इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बिजनेस इनमें से पांचों को अप्लाई करे या किसी एक को चूज कर सकता है। वो उस बिजनेस यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी क्या थिंक है, क्या उस ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, और किस तरह का उनका प्रोडक्ट है जो मार्केटिंग में सेल करना चाहते हैं वो। तो सबसे पहली जो कॉन्सेप्ट है या फिलोसफी है मार्केटिंग की, वो है आपकी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में जो ऑर्गेनाइजेशंस होता है उसका मानना ये होता है, उसका बिलीफ है कि वो प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करे और कम लेवल, मतलब कम प्राइस पे करे। उसका मानना होता है कि अगर हम कंज्यूमर को चीप लेवल पे या कहते हैं चीप प्राइस में प्रोडक्ट को अवेलेबल करवाते हैं तो वो उसे हरदम खरीदेगा और हमारा प्रोडक्ट हरदम बिकेगा। तो इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, फोकस, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो उस चीज़ की कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब कॉस्ट कम होएगी तो वो उसे कम प्राइस पे मार्केट में अवेलेबल कराएंगे कस्टमर्स को। तो इनका मानना यही होता है कि जब कोई चीज़ कम प्राइस पे अवेलेबल होएगी तो कस्टमर्स उसे ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट था ये आपका प्रोडक्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इसके अंदर जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसका बिलीफ है कि अगर वो प्रोडक्ट की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट करेंगे, बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाएंगे, तो कंज्यूमर उसके लिए हायर से हायर प्राइस भी पे करने के लिए तैयार रहेगा और उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में इजिली सेल आउट होंगे। अब ऊपर वाले में हमने देखा कि वो था कि वो सिर्फ चीप प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करते थे, कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट को सस्ता बनाना है जिससे कंज्यूमर उसको परचेज करे या ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करेगा। लेकिन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में इनका बिलीफ होता है कि ये अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, क्वालिटी को बढ़ाते हैं, और इनका मानना होता है कि अगर उनकी क्वालिटी अच्छी है तो कंज्यूमर उसके लिए मैक्सिमम से मैक्सिमम प्राइस पे करने को तैयार रहता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस है या आपका जो मैनेजमेंट है उसकी थिंक है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी या प्रोडक्ट का प्राइस मैटर नहीं करता उसकी सेलिंग के लिए। डिपेंड करता है कि आप किस तरह उसे सेल कर रहे हो प्रोडक्ट को। अगर आपका प्रोडक्ट बेचने का तरीका बेटर है, सेलिंग कॉन्सेप्ट आपके पास अच्छा है, तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा। अगर आपके पास जो सेलिंग का तरीका है आपका वो कंफर्टेबल नहीं है कंज्यूमर्स के लिए या बायर्स के लिए, तो आपका प्रोडक्ट मार्केट में नहीं टिक पाएगा। तो इसके लिए कंपनीज प्रमोशंस यूज करती हैं, एडवर्टाइजमेंट यूज करती हैं या पब्लिसिटी। तो कई बार आप देखते हैं कि कोई किसी इवेंट्स में कोई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स के फ्री सैंपल्स वहाँ प्रोवाइड कर देते हैं। क्या होता है, एक तरह से सेलिंग कॉन्सेप्ट, ये प्रमोशन कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, कि वहां पर तो फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं लेकिन उस प्रोडक्ट को वहां से हजारों लोग या हजारों कस्टमर्स देखते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में जानते हैं। ऐसा ही जैसे आपका पब्लिसिटी है और एडवर्टाइजमेंट है, ये सब होता है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर। फोर्थ आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। It is a very 21st century concept that truly believes the customer is king। तो आपका जो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, इनका मानना है कि आपके मॉडर्न टाइम को देखकर बनाया गया है, 21st सेंचुरी के हिसाब से है कॉन्सेप्ट, कि अब जो मार्केट में अगर किसी को सक्सेस होना है तो उसे कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, उसे वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा जो वो चाहता है, उसी क्वालिटी में प्रोवाइड करना पड़ेगा जो कि कस्टमर्स की वांट है। अगर आप कस्टमर को उसकी वांट के हिसाब से, उसकी नीड के हिसाब से फुलफिल कर देते हो, सेटिस्फाई कर देते हो, तो वो आपको अप्रोप्रिएट प्राइस देगा आपके गुड्स के, और आप मार्केट में सक्सेस होंगे और आप इजिली अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट है आपका सोसाइटियल कॉन्सेप्ट। तो ये भी काफी हद तक आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से मैच करता है, कि इनका भी थिंक या इनकी भी थिंक जो वही है कि द कस्टमर इज अ किंग ऑफ मार्केट। क्योंकि अगर आपको मार्केट में अपना कंट्रोल रखना है, अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है, तो आपको कस्टमर को सेटिस्फाई करना होगा, उन्हें बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट देना होगा, और जो प्रोडक्ट में मतलब जो क्वालिटीज की नीड करता है कस्टमर्स, उसी के हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ इसमें एक और पॉइंट जुड़ा है कि जो उनकी प्रोडक्शन का तरीका है या मैन्युफैक्चरिंग का तरीका है या फिर उनका जो सेलिंग का तरीका है, उसमें ऐसा कुछ ना करें वो कि जिससे वो उनकी सोसाइटी या इन्वायरमेंट को इफेक्ट पहुंचाएं।
हो सकता है आपका सेलिंग का तरीका, आपके एडवर्टाइजमेंट का तरीका ऐसा कुछ हो जिससे कि आप उस लोकल सोसाइटी को या नेशंस के इन्वायरमेंट के साथ कह सकते हैं बुरा बिहेव कर रहे हैं या उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आपको यहाँ पर उस सोसाइटी को और उनके कल्चर्स को और उनके इन्वायरमेंट को भी फोकस करना पड़ता है। तो ये थी हमारी मार्केटिंग फिलोसफीज जो नॉर्मल 5 तरीके की हैं। तो यहाँ बात करते हैं हम कि सेलिंग और मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है। तो सेलिंग क्या होता है? सेलिंग में हम सिर्फ प्रोडक्ट को बेचने पे फोकस करते हैं कि हमारे पास कोई यूनिट है गुड्स की या सर्विसेज की, हमें उसको डिलीवर करना है या सेल करना है। लेकिन मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग हम कह सकते हैं प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, फिर एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, सेल्स, उसके बाद सर्विस। तो मतलब इसमें हम स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक सारे काम करते हैं। और हम सारे काम करते क्यों? हमारा फोकस कहाँ पर होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, क्योंकि हम वही गुड्स बनाते हैं जो कस्टमर्स चाहता है, हम उन्हें वही डिलीवर करते हैं जो कस्टमर्स चाहता है। तो सेलिंग में हमारा फोकस सिर्फ सेल्स पर होता है, लेकिन मार्केटिंग में हमारा फोकस होता है कस्टमर वांट्स पे। दूसरा है कंपनी फर्स्ट मेक द प्रोडक्ट एंड देन फिगर्स आउट हाउ टू सेल। अब सेलिंग की बात करें तो इसमें कंपनी प्रोडक्ट बना लेती है, उसके बाद सोचती है कि उसे बेचना किस तरह है, उस प्रोडक्ट को किस टेक्नोलॉजी का या किस मेथड का, किस कॉन्सेप्ट का यूज करेगी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। लेकिन अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग पहले ही अपने कस्टमर्स को डिटरमाइन करती है कि वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, किस क्वालिटी पे, किस प्राइस पे। उनकी नीड्स को पहले ही हम एक तरह से डिटरमाइन कर लेते हैं, उसके बाद ही हम अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। अब तीसरा है मैनेजमेंट इज सेल्स ओरिएंटेड, सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। तो सेलिंग में जो मैनेजमेंट होता है वो होता है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेल्स करनी होती है, वो होता है सेल्स वॉल्यूम ओरिएंटेड। लेकिन जो मैनेजमेंट मार्केटिंग का होता है मैनेजमेंट, वो होता है आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड, कि आपको इस तरह से मार्केटिंग करनी है कि आपकी सेल्स कितनी भी हो लेकिन आपको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। फोर्थ है प्लानिंग इज शॉर्ट रन ओरिएंटेड इन टर्म ऑफ टुडे प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। आपका जो सेलिंग में प्रोसेस होता है, जिसकी प्लानिंग होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, छोटे टाइम के लिए होती है। हो सकता है 2 महीने, 4 महीने, क्योंकि हमारा जो तरीका है सेल्स करने का, मेथड है, वो डे बाय डे बदलते जा रहे हैं। और जो आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज हैं, फीचर्स हैं, वो भी डे बाय डे अपग्रेड हो रहे हैं। तो जरूरी नहीं है जो प्रोडक्ट आप आज सेल कर पा रहे हैं उसे इन फ्यूचर में भी सेल कर पाए। लेकिन मार्केटिंग, मार्केटिंग इज अ लॉन्ग रन ओरिएंटेड आइटम ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स टुमारो मार्केट एंड फ्यूचर ग्रोथ। और मार्केटिंग ऐसी चीज है कि लॉन्ग टर्म के लिए प्लान की जाती है, कि इसमें आपको पता है कि आपको डे बाय डे अपने प्रोडक्ट्स को टाइम के साथ अपग्रेड भी करना है, अपने मेथड्स को भी चेंज करना है और उन्हें अपग्रेड करना है कि जिससे आप मार्केट में स्टे कर सकें या मार्केट में रुक सकें। तो ये पॉइंट्स थे सेलिंग और मार्केटिंग। तो शॉर्ट में कहें तो सेलिंग सिर्फ होता है कि किसी प्रोडक्ट को हमें कस्टमर को बेचना है या सेल करना है, उसके बदले हमें उससे कुछ कैश लेना होता है, उसकी वैल्यू लेनी होती है, प्राइस लेना होता है। लेकिन मार्केटिंग, मार्केटिंग का एक पार्ट कह सकते हैं हम सेलिंग को, कि सेलिंग क्या, मार्केटिंग का एक पार्ट है। कि मार्केटिंग में हम पहले सर्वे करते हैं कि कस्टमर्स को क्या चाहिए, फिर हम उनके फीचर्स देखते हैं, फिर उसका हम एक पूरा डाटा क्रिएट करते हैं, फिर हम प्रोडक्शन करते हैं उन्हीं के जो वांट्स होती है कस्टमर्स की। उसके बाद फिर हम उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रमोशन करते हैं, फिर सेलिंग करते हैं। और उसके बाद कई बार हम उसके बाद भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि हम अपने उन कस्टमर्स को इन फ्यूचर के लिए अपने पास स्टे कर सकें या रोक सकें। अब देखते हैं द स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। तो कौन सी स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए मार्केटिंग के लिए? तो सबसे पहला है हमारे पास कस्टमर वैल्यू एंड द वैल्यू इक्वेशन। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है, आपको उसे अपने प्रोडक्ट इस तरह देने हैं कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ना दे पा रहे हो, उनसे बेटर क्वालिटी पे आप उन्हें प्रोडक्ट दो, उनसे अच्छे प्राइस पर दो और उन्हें अच्छी सर्विस दो। क्योंकि जब कस्टमर आपसे खुश रहेगा, आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से खुश रहेगा, तभी वो इन फ्यूचर आपसे दोबारा उस चीज को परचेज करेगा या आपसे जुड़ा रहेगा। तो इसमें क्या है, creating customer value that is greater than the value created by a competitors is the essence of marketing। आपकी जो वैल्यू होनी है या आपकी जो वैल्यू होनी चाहिए आपके कॉम्पिटिटर से ज्यादा होनी चाहिए मार्केट में, तभी आपका प्रोडक्ट वहां बिकेगा। कस्टमर्स वैल्यू कैन बी इंक्रीज्ड बाय एक्सपेंडिंग और इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बेनिफिट्स, और बाय द रिड्यूसिंग द प्राइस, और बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's। तो आप किस तरह वैल्यू बनाएंगे अपने प्रोडक्ट्स की? आप अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे,
चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, और उनका जो प्राइस होता है आपका, उसको आप मिनिमम से मिनिमम करिए जिस पर आपको प्रॉफिट अर्निंग हो। तो इन दो तरीकों से आप अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर्स की नज़र में। दूसरा पॉइंट होता है कॉम्पिटिटिव और डिफरेंशियल एडवांटेजेस। The advantages could exist in any element of the company offer, the product, the price, the advertising, and the point of sale promotion and the distribution of the product। तो मतलब आपका जो एडवांटेज होता है कि आप किस तरह अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आप किस तरह ऑफर करते हैं उसे अपने कस्टमर्स को, या आप जब उसको पॉइंट ऑफ सेल मतलब जहां पर उस प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं, तो वहां पर आप उसे कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह आपका बिहेव है कस्टमर्स के साथ, और किस तरह आप उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह आपने उस प्रोडक्ट को उस कस्टमर तक पहुंचाया है। तो मतलब ये काफी सारी चीजें होती हैं जब आप सेलिंग करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो इसमें आपको एडवांटेज होना चाहिए आपके कॉम्पिटिटर से। थर्ड पॉइंट है फोकस। तो फोकस ऑन कस्टमर वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। This can be accomplished only by focusing on concentrating resources and efforts on customer needs and wants, and on how to deliver a product that will meet those needs and want। तो सबसे पहले हमें फोकस होना चाहिए कस्टमर क्या चाहता है। ये नहीं है कि कस्टमर की नीड कुछ और है और हमसे बेचने कुछ और लगे, किसी और प्रोडक्ट। कोई आपके पास, मानते हैं कि आपके पास कोई कस्टमर आया है मोबाइल फोन्स परचेज करने के लिए, और आप उसे कैमरा के फीचर्स बता रहे हैं, कैमरेज दिखा रहे हैं, तो वहां पर उसे चीज को परचेज नहीं करेगा क्योंकि उसकी नीड कुछ और है, वांट्स कुछ और है, और आप वहां पर उसे दिखा कुछ और रहे हैं। तो हमें फोकस होना चाहिए कि पहली बात तो हमें अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है, कस्टमर से जो चाहता है उसे वही दिखाया जाए, और उसी चीज से रिलेटेड उसको हम उसके फीचर्स बताएं, या हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स यूज करके उस कस्टमर की जो नीड है उसको हम सेल में कन्वर्ट करें। तो ये 3 पॉइंट होते हैं आपकी स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग के। तो मार्केटिंग मिक्स अभी हमने बात करी थी, 4 पीस के थ्रू भी हम अपनी वैल्यू को, कस्टमर्स की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। तो 4 पीस होते क्या हैं? तो आपने 11th-12th में पढ़ा होगा कि 4 पीस से हम कहते हैं प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और प्रमोशन। क्योंकि जब आप मार्केटिंग करते हैं तो ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ एक्शंस और टैक्टिक्स दैट अ कंपनी यूज टू प्रमोट इट्स ब्रांड और प्रोडक्ट इन द मार्केट। ये एक एक्शंस है, या कह सकते हैं सेट ऑफ एक्शंस है, जिसका यूज करती है कंपनी अपने किसी प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को मार्केट में प्रमोट करने के लिए। तो इनमें 4 चीज हमने आपको बता दी है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस रेफर्स टू द वैल्यू दैट इज पुट फॉर अ प्रोडक्ट। इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, segment targeted, able to market to pay, supply, demand and a host of other direct and indirect factors। अब आपका जो प्राइस होना चाहिए प्रोडक्ट का, सबसे पहले होता है कि आपका प्राइस क्या है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में प्राइस में क्या डालोगे आप, कि आपने जितना उस पर प्रोडक्शन कॉस्ट लगाई है वो होगी आपकी, आपने मार्केटिंग के लिए जितना एक्सपेंस किया है या उसकी पैकेजिंग के लिए जितना एक्सपेंस किया है, तो इन सभी चीज़ों को ऐड करके हम उसका प्राइस कैलकुलेट करते हैं, और फिर देखते हैं कि उस प्रोडक्ट के लिए कस्टमर कितना या किस हद तक पे करने के लिए तैयार है, कस्टमर्स की कैपेबिलिटी क्या है। हमने जो अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है वो सोसाइटी के किस ग्रुप के लिए डिज़ाइन किया है। हो सकता है हमने जो मिडिल क्लास फैमिलीज है उनके लिए बनाया वो प्रोडक्ट, हो सकता है या लो लेवल जो ग्रुप होते हैं सोसाइटी के उनके लिए, या कह सकते हैं इलाइट के लिए। तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है कि हम अपने प्राइस को किस तरह सेट करें, हमने अपने प्रोडक्ट को किसके लिए बनाया है, और हमने उस प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगाई है। क्योंकि ये तो नहीं है कि हमने जितनी कॉस्ट लगाई है उससे कम प्राइस पे उसे हमको हम सेल करेंगे। तो ये होता है कि हम अपना कम से कम प्राइस रखना चाहिए कि जिसमें हम अपने जो हमारा एक्सपेंस उसको फुलफिल कर सकें, और अपना थोड़ा बहुत एक्सपेंस कह सकते हैं प्रॉफिट का बेशक कम रेशो हो, लेकिन कम से कम उसके थ्रू एक बार हम मार्केट में अपनी जगह बना लेंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपका जो प्राइस है बहुत आपने मार्जिनल प्रॉफिट रखा उसमें, लेकिन एक बार जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में स्टे कर जाता है तो कुछ टाइम बाद आप उसके प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ा सकते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट। Product refers to an item actually being sold. The product must deliver a minimum level of performance, otherwise even to best work or the other element of the marketing mix would not any good।
तो प्रोडक्ट होता क्या है कि ये वो चीज़ होती है, या एक्चुअली आइटम बीइंग सोल्ड, मतलब जिस चीज़ को बेचा जाना होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है आपका, परफॉर्मेंस जो होती है उसकी वो अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, और आपको वो इजीली अवेलेबल करवा सके आप उस प्रोडक्ट को उस मार्केट में। तो आपको ये भी देखना होता है, क्योंकि अगर आपके प्रोडक्ट में क्वालिटी ही नहीं है और आपने प्राइस उसका बहुत कम रख दिया तो भी उसको कोई परचेज नहीं करेगा, क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू, ये चीज़ें देखी जाती हैं। थर्ड पॉइंट है आपका प्लेस। प्लेस रेफर्स टू अ पॉइंट ऑफ सेल इन every industry, catching the eye of the consumer and making it easy for her to buy. It is the main aim of a good distribution or place strategy. अब आपने प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्राइस फिक्स कर लिया, आप उसे बेचेंगे कहाँ पर, मतलब किस जगह पर बेचेंगे। तो हर प्रोडक्ट का कोई एक फिक्स लोकेशन होता है, एक प्लेस होता है जहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं कि अगर जैसे आपके पास कोई वुडन काम काम करते हैं, कारपेंटर हैं आप, तो आप ये तो नहीं है कि आपने वुडन के प्रोडक्ट्स को किसी ग्रोसरी शॉप पे जाकर सेल करेंगे। तो उसके लिए एक स्पेसिफिक प्लेस बना है कि आप उसका जो कोई कारपेंटर की शॉप है या वुडन शॉप है, वहीं पर वो प्रोडक्ट सेल होएगा। तो हमें पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को सेल करने की राइट लोकेशन क्या है। हम उस चीज़ को रिटेलर्स के थ्रू बेच रहे हैं या होलसेलर्स के थ्रू बेचना है हमें। हो सकता है कि आपका जो लोकेशन है वो ऑनलाइन मीडियम से आप सेल्स कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को। जैसे आप मिंत्रा की बात करते हैं, तो क्या है मिंत्रा, एक एक लोकेशन ही तो है जिसने रिटेलर्स को एक प्लेस प्रोवाइड किया है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का। अमेजन है, अमेजन भी तो वही एक चीज़ है, एक मीडियम है, एक लोकेशन है कि जिसके थ्रू कोई भी सेलर, कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को इजिली बेच सकता है यहाँ पर। प्रमोशन, तो फोर्थ पॉइंट आता है प्रमोशन। दिस रेफर्स टू ऑल द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू मेक द प्रोडक्ट और सर्विसेज known to the users and trade. This can including advertisement, word of mouth, press reports, incentives, commissions and awards to the trade. अब प्रमोशन, आपने कोई प्रोडक्ट बना लिया, आपने प्राइस भी डिसाइड कर लिया, प्लेस भी फिक्स कर लिया कि आप उसे किस मीडियम से या किस प्लेस पे लोकेशन का यूज करके उसको सोल्ड आउट करेंगे। लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में किसी को पता ही नहीं है, तो आप किस तरह उस मार्केट को एक्वायर करेंगे और उस मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो सकता है उसके आपको बहुत सारे मीडियम से आप प्रेस रिलीज कर सकते हैं या एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं या इंसेंटिव्स के थ्रू या कूपन्स प्रोवाइड कर सकते हैं किसी और प्रोडक्ट के साथ अपने, कि वो आपके प्रोडक्ट को ट्राई करें या यूज करके देखें, सैंपल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये होता है आपका प्रमोशन, कि मतलब ऐसी एक्टिविटीज जिसके थ्रू कंज्यूमर्स या कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को पहचाने, आपके प्रोडक्ट को जाने। तो ये होता है हमारा मार्केटिंग मिक्स, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन। तो बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की। तो अभी तक तो हमने बात करी मार्केटिंग की, लेकिन हमारी बुक जो है वो इंटरनेशनल मार्केटिंग, हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है। International marketing is the multinational process of planning and execution, the concept, price, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create exchange that satisfy individual and organizational objectives. तो यही था कि आपका जो प्रोडक्शन आपने कर लिया इंटरनेशनल लेवल पे, अगर हम बात करते हैं तो एक ये मल्टीनेशनल प्रोसेस है, क्योंकि हम जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो मार्केटिंग वहाँ हम एक कंट्री के लिए या कुछ स्टेट्स के लिए नहीं करते, वो हम पूरी ग्लोबल लेवल पे करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे करते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटजी होती है वो ओवरऑल वर्ल्ड को एक साथ लेकर बनाई जाती है, या उनके साथ के या उनके जोग्राफिकल एरियाज के या वहाँ पर क्या कस्टम्स है उनके, उसके हिसाब को फोकस करके बनाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा प्राइसिंग डिसाइड करते हैं, अपने प्रोडक्ट का किस तरह प्रमोशन करना है, या अपने प्रोडक्ट का हम किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस तरह हम अपने प्रोडक्ट से किसी इंडिविजुअल को या ऑर्गेनाइजेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये सब कुछ इसके अंदर आता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका डोमेस्टिक मार्केटिंग। तो डोमेस्टिक, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट, ये तो है नहीं कि आपने आज ही कोई काम शुरू करा और सीधा आप इंटरनेशनल मार्केटिंग पे पहुंच गए, क्योंकि कुछ स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप इंटरनेशनल मार्केट पे पहुंचते हैं। तो सबसे पहले बात होती है डोमेस्टिक मार्केटिंग की, क्योंकि जब आप डोमेस्टिक मार्केटिंग करोगे, अपने डोमेस्टिक एरिया में काम करोगे, उसके बाद ही आपको थोड़ा नॉलेज आएगा प्रोडक्शन का, चाहे कॉस्टिंग का, चाहे मार्केटिंग का, उसके बाद ही आप बड़े लेवल पे जाते हैं।
तो नॉर्मली जो स्टार्टिंग होती है वो डोमेस्टिक मार्केटिंग से ही होती है। तो डोमेस्टिक मार्केटिंग में मार्केटिंग दैट इज स्ट्रेटजी एक्सक्लूसिवली एट द होम कंट्री मार्केट इज कॉल्ड डोमेस्टिक मार्केटिंग। तो आपकी जो होम कंट्री है वो जिन भी स्टेप्स को उठाती है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सोल्ड आउट तक, उस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मार्केटिंग। और ये आपकी होम कंट्री में होता है, जिसे कहते हैं हम डोमेस्टिक मार्केटिंग, क्योंकि हम एक होम कंट्री के लिए, अपनी होम कंट्री के लिए इन सभी स्टेप्स को करते हैं। दूसरा आता है एक्सपोर्ट मार्केटिंग। अब ये हमारा पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब हमने अपनी कंट्री के लिए प्रोडक्शन करा, मैन्युफैक्चरिंग करी, और हमारी कंट्री में उस प्रोडक्शन की नीड या जो उसकी जो डिजायर्स थी पर्सन्स के पास वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास यहाँ पर कस्टमर्स ही नहीं है कि हम उस प्रोडक्ट को और सोल्ड आउट कर सके। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्शन करेंगे जितना तो हमारी कंट्री में नीड है, रिक्वायरमेंट है, अपनी कंट्री में उसे सोल्ड आउट करेंगे, और जो हमारे पास सरप्लस बच जाता है उसको हम अदर कंट्रीज में सोल्ड कर देते हैं। तो ये होता है हमारा एक्सपोर्ट मार्केटिंग। जब हम अपने मैन्युफैक्चर के बाद अपनी कंट्री की जो हमारी नीड होती है, सेलिंग होती है, उसके बाद जो हमारे पास सरप्लस अमाउंट बचता है प्रोडक्शन का, उस प्रोडक्शन को हम किसी दूसरी कंट्री में सोल्ड आउट कर देते हैं। इसमें ना तो हम दूसरी कंट्रीज के लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अपनाते हैं, और ना ही हमारा कोई दूसरी कंट्रीज में सब्सिडीज होती हैं। तो इसमें हम कई बार डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर देते हैं कि हम खुद यहाँ से सीधा सोल्ड आउट कर दे रहे हैं प्रोडक्ट को अपने, या फिर किसी हम मीडिएटर्स के थ्रू, या वेयर हाउस स्टोर्स हैं, या रिटेलर्स होते हैं जो आपके, या एक्सपोर्टर्स हैं, उनकी हेल्प से भी ये काम कर सकते हैं। दूसरा होता है आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग। इन इंटरनेशनल मार्केटिंग फोकस चेंजेस फ्रॉम जस्ट एक्सपोर्टिंग टू marketing in foreign countries. Company establish subsidiaries in the foreign countries to undertake marketing operations. These subsidiaries may be either through direction from the headquarter in the domestic country of independently. अब जब एक्सपोर्ट मार्केटिंग थी तो उसमें हम सिर्फ अपना जो सरप्लस प्रोडक्ट था उसको सिर्फ हम सेल कर रहे थे इंटरनेशनल लेवल पे, बस इससे ज़्यादा हमने वहाँ कोई एफर्ट नहीं किया था उसे सेल्स करने के लिए। अब हम दूसरे स्टेप पे आते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग। तो अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन है अदर कंट्रीज में सही चल रहा है, मतलब जो सेल्स है हमारी, तो हम हर कंट्रीज में सब्सिडीज को बनाते हैं। मतलब हर कंट्री में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक एक स्टोर हम खोल देते हैं, या एक कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं जो किसके अंडर काम करेगा, आपकी जो होम कंट्री में आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑर्डर पे, या आपकी होम कंट्री में जो कंपनी है उसके अंडर रह के वो काम करेगा वहां पर। तो वहां पर अब वो अपनी मार्केटिंग ऑपरेशंस को भी शुरुआत करते हैं। तो मतलब क्या होगा मार्केटिंग में, अपने किस तरह प्रमोशन करेंगे, किस तरह एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट का, तो वो सब वहां पर शुरुआत करते हैं वो इंटरनेशनल मार्केटिंग में। और इन सबको गाइड कौन करता है, आपकी जो पेरेंट कंपनी होती है, जो होम कंपनी होती है, वो आपके सब्सिडीज को गाइड करती है। तो पहला स्टेप हुआ जब हमने मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं दूसरी कंट्रीज में अपनी सब्सिडीज को ओपन करके। अब तीसरा आता आपका मल्टीनेशनल मार्केटिंग। तो इसमें क्या बात होती है कि द बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ ईच कंट्री इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, देन इट लीड्स अ डिफरेंट मार्केटिंग पॉलिसीज फॉर एवरी कंट्री। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या था, जो हम अपने डोमेस्टिक मार्केटिंग में स्ट्रेटजीज यूज करते थे वही हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग में अपनी सब्सिडीज में यूज करी। हमने हर कंट्रीज में सेम मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज करा, सेम तरीके हम प्रमोशन कर रहे हैं, सेम तरीके से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। लेकिन जब हम मल्टीनेशनल मार्केटिंग पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं हर कंट्री का जो जोग्राफिकल एरिया है या उनका जो इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो डिफरेंट है फ्रॉम ईच टू ईच अदर। तो हर किसी का जब इन्वायरमेंट अलग है तो उनकी स्ट्रेटजीज भी अलग होनी चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हर किसी कंट्रीज के लिए उनकी अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और हर कोई कंट्री एक दूसरे से एकदम फ्रीली वर्क करती है यहाँ पर। तो अब हर कंट्री के लिए उसके अलग से मार्केटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, अलग से स्ट्रेटजीज होती है, या अलग से मार्केटिंग मिक्स होते हैं। अब बात करते हैं हम ग्लोबल मार्केटिंग की। अब जब कोई प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाता है, मतलब उसकी वर्ल्ड वाइड सेम नीड होती है, सेम डिमांड होती है, तो वो अपना ऐसा नहीं करते कि वो हर नेशंस के लिए, हर रीजन्स के लिए अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को अलग करें।
क्योंकि हर नेशंस के लिए, हर कंट्री के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अगर आप अलग करते हैं तो उसमें काफ़ी हद तक एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। तो ग्लोबल मार्केटिंग में हम टारगेट करते हैं उस पोर्शन को वर्ल्ड के या उन कंट्रीज को जिनकी नीड्स है या वैल्यूज हैं या यूजिंग पैटर्न्स है या बिहेवियर हैं वो सब कुछ सेम होता है, और वहां पर हम उन सभी के लिए एक सिंगल स्ट्रेटजी का यूज करते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं ग्लोबल मार्केटिंग में, जैसे आपका एप्पल है, तो एप्पल का अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो ओवरऑल वर्ल्ड वो सेम स्ट्रेटजी के साथ ही लॉन्च होता है। ये नहीं है कि उसने इंडिया में कुछ और फीचर्स लॉन्च करे हैं, अमेरिका में कोई और फीचर्स या कनाडा में कोई और फीचर्स। हर कंट्री में सेम फीचर्स, सेम प्रोडक्ट वो लॉन्च करते हैं और उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी सेम होती है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड है, वो ग्लोबल लेवल पे पहुंच चुका है। तो ये होती है 5 तरीके आपके। सबसे पहले डोमेस्टिक मार्केटिंग, जो अपने होम कंट्री में मार्केटिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसकी सेल्स तक। एक्सपोर्ट मार्केटिंग, जब आपके पास कोई सरप्लस प्रोडक्ट बच जाता है उसको आप अदर कंट्रीज में सेल आउट कर देते हैं, वो होता है आपका एक्सपोर्ट मार्केटिंग। तीसरा आपका इंटरनेशनल मार्केटिंग, जब आप अपना प्रोडक्शन और कह सकते हैं कि जो आपका सेल्स है दूसरी कंट्रीज में करते हैं, लेकिन वहां पर उनको करने के लिए वहां पर आप सब्सिडीज को ओपन करते हैं और आपकी जो मार्केटिंग पॉलिसीज होती हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, उनको आप करना शुरू करते हैं उन कंट्रीज में उन सब्सिडीज की हेल्प से। जो हमारा फोर्थ था मल्टीनेशनल मार्केटिंग, यहाँ पर हम हर कंट्री के अंदर अपने सब्सिडीज खोलते हैं और हर सब्सिडीज की जो मार्केटिंग पॉलिसीज होती है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, अलग होती है एक दूसरी कंट्रीज के हिसाब से, क्योंकि हर कंट्री का इन्वायरमेंट, नीड, बिजनेस इन्वायरमेंट, जोग्राफिकल इन्वायरमेंट सब कुछ डिफरेंट होता है एक दूसरे से, तो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी अलग होनी चाहिए। ग्लोबल लास्ट था, तो ग्लोबल में हम सिर्फ टारगेट करते हैं उस सोसाइटी को, उस ग्रुप को, उस कंट्री को या उस रीजन्स के पर्सन्स को जिनकी नीड्स, बिहेवियर, वैल्यूज सेम होती है, और फिर हम अपनी एक सिंगल स्ट्रेटजी के थ्रू वहां पर मार्केटिंग करते हैं। तो ये थी हमारी कि किस तरह हम इंटरनेशनल लेवल पे मार्केटिंग पहुंचते हैं या करते हैं। आगे देखते हैं ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, कि ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है कि आजकल हर कोई बिजनेस अपने आप को इंटरनेशनल मार्केटिंग में इंक्लूड कर रहा है या इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंपॉर्टेंट टू एक्सपेंड टारगेट मार्केट। अब आप किसी कंट्री में मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं तो आपके पास एक लिमिटेड एरिया है अपने प्रोडक्ट को सेल्स करने के लिए या अर्निंग करने के लिए, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो आपका जो मार्केटिंग एरिया है, टारगेट एरिया है, वो बढ़ जाता है, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक कंट्री में टारगेट कर रहे थे, एक कंट्री के पर्सन्स के साथ compete कर रहे थे, प्रोडक्ट्स को सोल्ड आउट कर रहे थे। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाते हैं तो वो आपका जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। हो सकता है आप 2 कंट्रीज, 4 कंट्री या 10 कंट्री या हो सकता है 100 कंट्रीज के साथ भी आप अपने प्रोडक्ट्स को सोल्ड आउट करें या वहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें। तो आपका जब आपका एरिया बढ़ेगा तो आपकी अर्निंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। दूसरा है इंपॉर्टेंट टू बूस्ट ब्रांड रेपुटेशंस। अब जैसे अपनी ब्रांड की रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए अगर आप सिर्फ एक ही कंट्री में रह के अपने प्रोडक्ट को सेल सोल्ड आउट करोगे तो आपकी जो प्रोडक्ट का नाम है, आपकी ब्रांड, आपकी जो गुडविल है वो सिर्फ आपकी कंट्री तक ही रह पाएगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट आपको लगता है कि आपकी कंट्री में उसकी अच्छी ब्रांड वैल्यू है, अच्छी डिमांड है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाना चाहिए। क्योंकि जब आपकी ब्रांड वैल्यू आपकी कंट्री में है ठीक है, लेकिन अभी इंटरनेशनल मार्केटिंग में आपकी डिमांड नहीं है, क्योंकि अगर एक बार इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है तो आपकी जो सेल्स होती है या आपका जो एक्सपोर्ट होएगा वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक बार कोई ब्रांड कस्टमर्स के माइंड में सेट हो जाती है तो हरदम उसी ब्रांड को फोकस करते हैं, उसी को ढूंढते हैं या उसी की वांट्स करते हैं। तो ये होता है कि अपनी ब्रांड को, रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी जो वैल्यू होती है बिजनेस की उसको बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में जाते हैं। तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट बिजनेस विद द वर्ल्ड। अब आपका कोई बिजनेस है जो आपने खुद डिस्कवर किया है या आप एंटरप्रेन्योर हैं, तो आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं अपनी कंट्री में तो वो सिर्फ आप तक ही सीमित है। आपका जो बिजनेस आइडिया है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो सिर्फ आप तक सीमित रहेगा, आपकी कंट्री तक सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ओवरऑल वर्ल्ड के पर्सन्स यूज करें, हर किसी को वो टेक्नोलॉजी मिले जो आपने डेवलप करी है, हर किसी को प्रोडक्ट की क्वालिटी मिले जो आप बनाते हैं, तो उसके लिए भी आपको इंटरनेशनल मार्केटिंग
करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल लेवल पे जाना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट आता है इम्पोर्टेंट टू ओपन डोर टू फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। अब इसका मतलब है कि आपके जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं उसके लिए आपके दरवाजे खोलता है, क्योंकि धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन है, हर कंपनी है, धीरे धीरे ग्लोबल की तरफ बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर अब आप सिर्फ एक कंट्री तक स्टेबल रह गए, एक कंट्री तक रुक गए, तो इन फ्यूचर में आप जो ग्लोबल प्रोडक्ट्स हैं, ग्लोबल कंपनीज हैं, उनको compete नहीं कर पाएंगे। और जो आपकी इंटरनेशनल लेवल में मार्केट है ना, फिर क्योंकि एक बार अगर कोई प्रोडक्ट ने जगह बना ली किसी मार्केट में, तो उसे वहां से हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक कस्टमर्स के माइंड में वैल्यू सेट हो जाती है एक उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो ये भी आपको है कि इन फ्यूचर में जो आपका जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है या इंटरनेशनल ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर आपको उसकी शुरुआत आज करनी है या कल करनी है, तो उसकी शुरुआत आपको आज से ही करनी होगी। क्योंकि कल जो आपको काम करना है, अगर आप सोचो आप एकदम से कल ही उसकी शुरुआत करोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शुरुआत उसकी धीरे धीरे होती है और इंटरनेशनल मार्केटिंग के थ्रू हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं। अब रीजंस क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पे कंपनीज क्यों गई, क्योंकि वो तो था भी हमारे पास कि उन्हें क्यों जाना चाहिए या मार्केटिंग, इंटरनेशनल मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। लेकिन अब रीजंस है कि क्यों गई आखिरकार कंपनीज इंटरनेशनल मार्केट में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स, कि हमारी जो मार्केट है हो सकता है उसका जो साइज है बहुत छोटा है और हमारा जो प्रोडक्शन है बहुत बड़ा है। तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा है, साइज मार्केट का छोटा है, तो हम वहाँ पर प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे। और अगर प्रोडक्शन उस साइज के हिसाब से करेंगे तो हमारा जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो ज़्यादा होगी। और ड्यू टू रिसेशन इन डोमेस्टिक मार्केट, अब हो सकता है कई बार आपके डोमेस्टिक मार्केट में मंदी आ जाए, या हो सकता है कि रिसेशन पीरियड आ जाए कि आपकी डिमांड कम हो जाए, और अगर आप एक ही मार्केट पर डिपेंड है वो एकदम से लॉस में आ जाए, तो आपका बिजनेस टोटल डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी जो मार्केट का एरिया था उसको बढ़ाया और ये इंटरनेशनल लेवल पे चले गए कि अगर इन फ्यूचर मार्केट में, डोमेस्टिक मार्केट में रिसेशन आता है तो ये इंटरनेशनल मार्केट से उसको फिलफिल कर लेंगे। और जो इनका एरिया होता है प्रोडक्शन का उसको भी इन्होंने बढ़ाया, क्योंकि जितना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे उतनी ही उनके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कम होती जाएगी। दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। कई बार कंट्रीज की या स्टेट्स की रेगुलेशंस पॉलिसीज ऐसी होती है गवर्नमेंट की कि वो बैन कर देती हैं कि आप अपना प्रोडक्शन को इस प्राइस पे यहाँ पर सेल आउट करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट्स का इतना परसेंट यहाँ से परचेज करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज होती है गवर्नमेंट की जो बिजनेस के फेवर में नहीं होती हैं, तो वो सोसाइटी के फेवर में होती हैं। तो उन सबको नेग्लेक्ट करने के लिए भी हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ एंटर करते हैं। थर्ड है ग्रोथ ऑफ ओवरसीज मार्केट। अब हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो आपकी अदर कंट्रीज हैं, जैसे चाइना है, यूएस है, या आपकी अदर कंट्रीज हैं, उनकी मार्केट हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ रही है हमारे से काफ़ी तेज़। तो जिसकी मार्केट बढ़ रही है उनकी डिमांड बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो उन चीज़ों को देखते हुए भी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में एंटर करना चाहिए। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। अब आपने, जैसे हमने पहले पॉइंट में बात की कि अगर आप छोटे लेवल प्रोडक्शन करते हैं तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, क्योंकि आपने अपनी कंट्री के हिसाब से प्रोडक्शन कर रहे थे लेकिन अब आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया उसकी कॉस्टिंग को कम करने के लिए, तो जो एडिशनल सरप्लस प्रोडक्ट है वो कहाँ जाएगा, तो उससे हम इंटरनेशनल मार्केट में ही सेल्स कर सकते हैं। तो इसके लिए भी रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम किसी और मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल्स करते हैं तो मानते हैं कि हमें जितना हम होम कंट्री में अर्न कर रहे हैं शायद उतना ना कमा पाए या उतनी प्रॉफिट ना ले पाए, लेकिन कुछ ना कुछ रिलेटिवली प्रॉफिट तो होगा ही हमें। ये तो नहीं है कि हम लॉस में जाएंगे। तो शुरुआत कहते हैं किसी बिजनेस की जरूरी नहीं कि बहुत बड़े प्रॉफिट से होती है, तो रिलेटिवली प्रॉफिट मिलेगा हमें, ये नहीं रहेगा कि हम लॉस में जाएंगे। तो इसके लिए भी हमने शुरुआत करी, एंटर टू इंटरनेशनल मार्केट्स। सिक्स द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिड्यूस बिजनेस रिस्क। तो बिजनेस रिस्क क्या होता है कि हो सकता है आपकी कंट्री में रिसेशन आ जाए या आपकी कंट्री में जो डिमांड थी प्रोडक्ट की वो एकदम से खत्म हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, आपको टोटल लॉस उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा कंट्रीज में उसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको अगर किसी एक कंपनी में उससे लॉस हुआ तो दूसरी कंपनी में या दूसरी कंट्री में उससे प्रॉफिट हो जाए। तो आपका जो रिस्क होता है बिजनेस का वो आप कम कर सकते हैं, उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं।
आपने 10 कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, एक कंट्रीज में अगर आपकी होम कंट्री में आपको लॉस होता है तो अदर 9 कंट्रीज तो आपको प्रॉफिट देंगी। तो उसके लिए भी। सेवंथ है कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज। अब आपकी कंट्री में अगर किसी चीज की डिमांड कम है, मतलब डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ऐसी कंट्री में क्या होते हैं कि हम उस मार्केट में एंटर कर जाते हैं, और जब हम एंटर करेंगे तो वहाँ जो प्रोडक्शन कम था किसी गुड्स का, हम उस प्रोडक्शन को अपनी तरफ से बढ़ा देते हैं। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फिर जो उसका प्राइस था फिर से लेवल पे आ जाएगा। तो इसलिए हम प्राइस को और इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए भी एंटर करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। तो गाइज ये आपका चैप्टर था 1 जो कि खत्म होता है। ये सिर्फ आपका एक कह सकते हैं शॉर्ट समरी है इस पूरी बुक की, कि इस पूरी बुक में हम क्या पढ़ेंगे। इसके हमने जितने पॉइंट्स कवर करे हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम इस पूरी बुक के अंदर चैप्टर वाइज कवर करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे इसके सारे कॉन्सेप्ट्स पॉइंट्स। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय फ्रेंड्स।